एवरीवन, दिस इज़ अनीता एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं हिंदी का पेपर 2016 का जो हमारे रीट के अंदर आया हुआ पेपर है। एंड लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर अगर आपने ये हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 61 से लेकर 65 तक ये प्रश्न रहने वाले हैं और इनको आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी का पेपर करवा दिया है सॉल्व, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस मैंने 2016 का जो पेपर है रीट का वो करवा दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब कुछ एक व्यक्ति लाखों लोगों के भाग्य की डोर अपने हाथ में थामे रहेंगे तब तक जीवन का ये रूप कृत्रिम, अस्वाभाविक और असभ्य बना रहेगा। अतः हमें उन सबको इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और उनका सारा संघर्ष अहिंसा की भावना पर आधारित रहा। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वोदय, अर्थात सबका उदय, सबका कल्याण। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? सर्वोदय, सबका उदय, सबका कल्याण हो। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया और अत्यंत विनीत थे, बहुत ज़्यादा विनीत थे। ठीक है, विनीत का मतलब उनका जो स्वभाव था वो कैसा था? विनम्र था। उन्होंने किसी भी प्रकार में सदाचार या विभ्रांतता का दावा नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरों के विचारों को सुना और वैसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। कैसे लोगों के साथ? जो कि सदाचार का पालन नहीं करते, अहिंसावादी नहीं होते, उनके साथ उन्होंने कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। मतलब वो जो दूसरों की बातें थी वो धैर्यपूर्वक आराम से सुनते थे। इसी प्रकार का धैर्य आज संसार में विजयी हो सकता है। इसलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया। इसलिए गांधी जी का जीवन क्या हो गया? लोगों का आदर्श बन गया। मानवता के लिए आशा है कि उनके भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। तो हम अब इसके प्रश्न जो भी आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। हमने गद्यांश पढ़ लिया है। इसमें से सार्वजनिक नहीं है ये, यहाँ पर क्या रहने वाला है? एक मिनट, ये है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक रहने वाला है ये मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पर। सार्वनामिक विशेषण कौन सा है यहाँ पे? तो सार्वनामिक विशेषण जो होता है, ये सर्वनाम जो विशेषण जो होते हैं उसी का क्या होता है? ये एक भेद होता है, एक प्रकार होता है। और सार्वनामिक विशेषण को जो है संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है ना, इसमें सर्वनाम के बाद में क्या आता है? संज्ञा शब्द आता है। क्या आता है इसमें? पहले क्या आएगा? सर्वनाम आएगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण है तो सर्वनाम आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? संज्ञा शब्द आने वाला है। ठीक है, सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आएगा इसके अंदर। तो देखते हैं अपन इसके। गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने में उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है और ये अत्यंत विनीत थे। तो देखो क्या बोला मैंने कि सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आएगा, तो यहाँ पर तो संज्ञा शब्द पहले आ गया तो ये नहीं होगा। उनके अनुसार अहिंसा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अहिंसा यहाँ पर आ रहा है और उनके अनुसार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वो अत्यंत विनीत थे। तो देखो इस और पाशविक, यहाँ देखो आप, इस क्या है यहाँ पर? इस यहाँ पर सर्वनाम है और पाशविक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। मतलब सर्वनाम के बाद क्या आना चाहिए? संज्ञा शब्द आना चाहिए। इसमें भी नहीं है। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ, ये भी नहीं है। और वो विनीत, ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं हम। 62 यहाँ पर, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द है। मतलब प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है इसमें? ए धैर्य, बी कुचेक, सी खिलाफ और डी कोशिश। तो देखो इसके अंदर धैर्य शब्द कैसे बनाए? धैर्य शब्द बनाए धीर। धीर शब्द के अंदर हमने क्या जोड़ा है? यह प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है, तो धीर शब्द के अंदर यह प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है? धैर्य शब्द बना है। ठीक है,
मतलब जब ए प्रत्यय जुड़ता है ना तो ई की मात्रा किस में चेंज हो जाती है, ए में चेंज हो जाती है, और ये जो र है ये आधा हो जाएगा यहाँ पर और ए के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से धैर्य शब्द यहाँ पर बनेगा। तो इसका आंसर रहने वाला है ए। प्रश्न नंबर 63, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। मतलब बाकी 3 होगा, एक इसके अंदर से संधि का उदाहरण नहीं होगा। ए है संसार, बी है अत्यंत, सी है सदाचार और डी है सामाजिक। देखो तो संसार का संधि विच्छेद करें हम तो क्या बनेगा, संसार का संधि विच्छेद सम धन सार। ठीक है, तो ये तो इसका है संधि का उदाहरण है। बी है अत्यंत, अत्यंत का बनेगा अति धन अंत। ठीक है, अति धन अंत। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है, यण संधि हो जाएगी। इसके अंदर त आधा हो जाएगा और ई की मात्रा ए में चेंज हो जाएगी। ये आप संधि को ढंग से पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में तो पता चल जाएगा। सदाचार का हो जाएगा सत धन आचार। ठीक है, तो सत धन आचार यानी जो अच्छा आचरण होता है, अच्छा आचार होता है, अच्छा व्यवहार होता है, उसे बोलते हैं सदाचार। लेकिन जो ये तीनों आपको समझ में आ गया, ये भी संधि का उदाहरण है और ये भी संधि का उदाहरण है। लेकिन सामाजिक, ये समाज जो है, समाज के अंदर, समाज मूल शब्द है प्लस इसके अंदर इक प्रत्यय जुड़ के बनाए सामाजिक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, संधि नहीं हुई है, इसके अंदर क्या हुआ है, प्रत्यय आया है और मूल शब्द क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 64 है, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है। मतलब बताना है कि संधि और समास है, समास और उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय है या उपसर्ग और संधि है। तो देखो इसको अपन को तोड़ना है। अगर आपको शब्दों को पहचानना है या समझना है तो उनको क्या करो, अपना तोड़ दो शब्दों को थोड़ा सा। ठीक है, देखो आप किस तरीके से ये हुआ है। तो देखो हम तोड़े अगर अस्वाभाविक हो तो इसमें तो अ तो क्या है, उपसर्ग है प्लस स्वभाव मूल शब्द है। ठीक है, प्लस इक प्रत्यय, जो प्रत्यय होता है ना ऐसे का ऐसे आता है। जैसे यहाँ पर छोटी की मात्रा है ना यहाँ पर ई में, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ठीक है, उपसर्ग और ये प्रत्यय यहाँ पर है और स्वभाव मूल शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि सी इसका आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर हो गया सी, उपसर्ग और प्रत्यय। 65 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कि काली पुस्तक, तो पुस्तक की विशेषता क्या हो गई, काली। मीठा आम, आम की विशेषता जैसे कि मीठा आम, तो आम कैसी है, आम कैसा है, मीठा है, तो ये क्या होगा, विशेषण, और ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। ये तो समझने वाली बात हो गई। अब हम देखते हैं लाखों लोगों के, बी आर्थिक विषमता, सी अहिंसा की भावना और डी एक प्रेरणा। ठीक है, तो नहीं हुआ है। देखो लाखों लोग की विशेषता क्या हो गई, लाखों। ठीक है, ये विशेषण और ये विशेष्य, तो इसमें तो हुआ है, ये तो सही है। आर्थिक विषमता, ठीक है, आर्थिक विषमता। ठीक है, तो अर्थ की विशेषता क्या हो गई, विषमता, मतलब आर्थिक विषमता। ठीक है, मतलब विशेषण पहले भी आ सकता है, मतलब इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो अर्थ की विशेषता क्या हो गई, अर्थ मतलब जो मनी होती है उसकी विशेषता विषमता। एक प्रेरणा, प्रेरणा की विशेषता क्या हो गई कि वो एक है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। लेकिन अहिंसा की भावना, देखो इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर की आ रहा है बीच में, और विशेषण के बीच में जब भी किसी की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर ये कारक चिन्ह बीच के अंदर नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि अहिंसा की भावना। मतलब अर्थ तो निकल रहा है लेकिन यहाँ पर बीच में कभी भी कारक चिन्ह नहीं आना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी की अहिंसा की भावना। ठीक है, मतलब ये चिन्ह यहाँ पर आ गया, इस वजह से ही गलत हुआ है। अगर ठीक है इस तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब एक और हमारे पास में गद्यांश आ रहा है जिसको हम पढ़ते हैं। वह बालक अपने जीवन में
वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। लोग उससे कहते हैं कि यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वह बचपन में पढ़ने भी गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका। किसको नहीं समझ सका? देवनागरी लिपि को वो नहीं समझ सका। हमारी जो हिंदी की लिपि है वो कौन सी? देवनागरी लिपि है। वो अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पके आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता, प्यास लगने पर वह पानी पीता और फिर दोस्तों के बीच चला जाता। वो एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। खाने में उसे उड़द की दाल पसंद थी। उसकी आदतें उसकी गरीबी और बेकारी का कारण बन गई, लेकिन उसने अब तक उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें से कुछ हम अब प्रश्न देखते हैं। एक्चुअली ये जो हमारे होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है ना, गद्यांश, अगर गद्यांश में से तो आते हैं, इसके अलावा भी इसमें व्याकरण के प्रश्न आते हैं। तो अगर गद्यांश नहीं पढ़ो तो भी हम कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर दे सकते हैं। तो अब हम प्रश्नों पे आते हैं। पहला, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करने के लिए क्या करो आप, उसके अंदर क्रिया लगा के देख लो। ठीक है, तो लिपि कैसी है? अच्छी होती है लिपि। ठीक है, अच्छी। तो ये तो स्त्रीलिंग है। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी। ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो इसको भी हम काट देंगे यहाँ पे। समझ अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए? अच्छी। ऐसे थोड़ी समझ बुरी, तो ये भी काट देंगे। एंड संघर्ष क्या होता है? अच्छा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 67, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? मतलब कारक परसर्ग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कारक परसर्ग का मतलब होता है कारक चिन्ह। कारक परसर्ग दे रखा है ना यहाँ पर, कारक परसर्ग, इसका मतलब होता है कारक चिन्ह। जैसे कि कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, तो ये क्या है? कारक परसर्ग, इनको बोलते हैं कारक परसर्ग। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही क्या होगा? बहुवचन होगा। मतलब अगर प्रयुक्त नहीं करेंगे तो वो क्या नहीं होगा? बहुवचन नहीं होगा। जैसे कि पुस्तक, तो पुस्तक को बहुवचन बनाओ तो कैसे बनाओगे आप? पुस्तकों। ठीक है, पुस्तकों बन जाएगा ना। दीवार का दीवारों, दाल का दालों। लेकिन बालक जो है ना, जैसे बालकों ने खाना खाया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ने, यानी ने चिन्ह जो है ना उसके अंदर आएगा इसमें। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी के अंदर अपन को जैसे पुस्तकें रख दो। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बाल को बिठा दो। इसके साथ क्या होगा ना, अपन को परसर्ग चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। जैसे दालें भिगो दो, दीवार ढहा दो, इस तरीके से। लेकिन बालकों, इसके बाद में परसर्ग चिन्ह आएगा ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ये किस प्रकार का है? देखो, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते हैं। ये थोड़ा गलत मुझे लग रहा है इसके अंदर। देखो, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। कब नहीं देखने पड़ते? सारे भूत दे रखे, लेकिन सामान्य नहीं है, अपूर्ण नहीं है, आसन नहीं है, क्योंकि तो और ते इसके अंदर आ रहा है, तो हेतु मत भूतकाल इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यानी भूतकाल में ये बात हो रही है। और कौन सा आएगा? हेतु, क्योंकि तो और ते जहाँ पर आता है वहाँ पर कौन सा आता है? हेतु मत भूतकाल। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं हम। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। मतलब कुछ भी कर लो आप, उसका वचन और लिंग नहीं बदलेगा किसी भी परिस्थिति। ठीक है, आलसी, पानी, दिन और लिपि। तो देखो, आलसी का क्या हो सकता है? आलसियों, मतलब एक आलसी और बहुत सारे आलसियों, तो इसका तो बदल जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। दिन का दिनों और लिपि का लिपियों। लेकिन पानी को पानियों नहीं बोल सकते अपन, इसका कभी भी किसी भी वजह से क्या हुए नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। प्रश्न नंबर 70 है, उम्मीद, आशा, बचपन और बेकारी। तो
अच्छी होती है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है ना, विशेषण लगा के देख लो। ठीक है, तो पता चल जाएगा इसके अंदर। ये क्रिया लगा के देख लो, उम्मीद की जाती है। ठीक है, की जाती है, की जाता है तो नहीं ना, तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। बचपन अच्छा होता है, ना कि अच्छी होती है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा सी। आशा की जाती है। ठीक है, की जाती है यानी स्त्रीलिंग होगा इसके अंदर। और बेकारी बुरी होती है, तो ये भी कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बचपन। प्रश्न नंबर 71 है, आपका जीवन मंगलमय हो, ये वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधान या निश्चयवाचक या संकेतवाचक? तो देखो, संदेहवाचक तो होगा नहीं इसके अंदर, विधानवाचक होगा नहीं, विधानवाचक के अंदर सिंपल जो वाक्य होते हैं वो आते हैं, और संकेतवाचक किसी पे संकेत कर नहीं रहे, तो इसके अंदर सीधी सी कोई इच्छा की जा रही है कि भाई आपका जीवन कैसा हो, मंगलमय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो देखो, पहले तो उद्देश्य पहचानते हैं। जो एक वाक्य होता है ना, उसके अंदर एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होगा इसके अंदर, ये निशांत, और उद्देश्य का जो विस्तार है वो क्या होगा, मेरा बड़ा भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बड़ा भाई, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उद्देश्य होगा और ये जो है ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उद्देश्य का विस्तार पूछा है, तो मेरा बड़ा भाई यानी कि सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इसमें से नहीं है? तो अर्थ के आधार पर देखो, विस्मयादिबोधक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य और प्रश्नवाचक। तो इसके अंदर जो आंसर रहने वाला है वो मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य अर्थ के आधार पर नहीं है ये। ठीक है, इसके अंदर, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 74 का है, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है? बछिया के ताव, बगुला भगत, पैंथरबाज और भाई का लाल। तो पाखंडी व्यक्ति के लिए जो शब्द आता है ना, वो आता है बगुला भगत। मतलब कैसा भगत है, बगुला भगत है, ये कैसा है, पाखंडी व्यक्ति है। बछिया के ताव के लिए होता है महामूर्ख, महामूर्ख बोलते हैं बछिया के ताव को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बगुला भगत। प्रश्न नंबर 75 है, जमात में करामात का अर्थ है? तो जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, एकता में शक्ति होती है। तो जमात में करामात का अर्थ होता है कि भाई क्या होती है, एकता में शक्ति होती है। क्या होगी, एकता में शक्ति। मतलब जमात में करामात, मतलब जमात होगी तो करामात होगी। जमात मतलब होती है इकट्ठे व्यक्ति, मतलब बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं वो जमात कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 76 है, भाषा में बिंब के प्रकार कितने हैं? तो भाषा में 4 बिंब हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 77 है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है? तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और जो मनोवैज्ञानिक क्रम होता है वो होता है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको LSRW से आप याद कर सकते हो। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग और W मतलब राइटिंग। ठीक है, तो LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रश्न नंबर 78 है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है? प्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षा क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। मतलब भाषा सिखा रहे हो तो उसके कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं? तो इसमें सारे ही हो सकते हैं भाई। प्रेरणा, मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लर्निंग के अंदर, विदाउट मोटिवेशन नो लर्निंग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रिया द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना सबसे अच्छा है, करके सीखना, बेसिक। ठीक है, और जीवन से जोड़ने का, जीवन से जोड़ के अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चा ऑब्वियसली सीखेगा ही, उसके दैनिक जीवन से जोड़ के वैसे भी पढ़ाना चाहिए। प्रश्न नंबर 79, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान जानकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर सारे ही पॉजिटिव के अंदर आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। प्रश्न नंबर 80 है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं? तो रचना शिक्षण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
81 प्रश्न है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन और पाठ्य पुस्तक वाचन। देखो सहज स्वर जो वाचन होता है ना, उसके अंदर सामूहिक वाचन कराया जाता है। मतलब सारे बच्चे क्या करते हैं, एक साथ बोलते हैं। जैसे कविता हो गई, उसके अंदर कोई पद्य हो गया है, कोई छंद हो गया, अलंकार हो गया, तो इस तरीके से इसके अंदर बोला जाता है। तो सामूहिक वाचन। मौन वाचन कब शुरू होता है? तो मौन वाचन वैसे जो है देखो, तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से और दूसरी कक्षा से। तो मौन वाचन वैसे तीसरी कक्षा से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन छठी कक्षा में क्या होता है, प्रभावी होता है। तो इसका आंसर तो शुरू कब से होता है? तो तीसरी कक्षा, यानी ए आएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 83, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेजेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की, पीटर की। तो ब्रायन की जो है साइलेंट रचना है, ब्रायन ने लिखी थी ये बुक। प्रश्न नंबर 84, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो रेडियो की सीमा को ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, टैप रिकॉर्डर या इनमें से कोई नहीं। तो टैप रिकॉर्डर जो होता है रेडियो की सीमाओं को दूर कर सकता है। देखो रेडियो के अंदर कोई गाना आता है, ठीक है, तो सिर्फ उसको अपन सुन सकते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो उसकी सीमा होती है कि आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही गाना सुन सकते हो, उसके बाद उसको नहीं सुन सकते। लेकिन टेप रिकॉर्डर के द्वारा आप रिकॉर्ड रख सकते हो और उस गाने को बार बार सुन सकते हो। तो एक तरीके से इसकी जो कमी है उसको दूर किया किसने? टेप रिकॉर्डर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 85, लिंगवाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो लिंगवाफोन जो है दृश्य है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य उपकरण है, इसके अंदर शुद्ध उच्चारण कराया जाता है, ठीक है। सबसे शुद्ध उच्चारण किसके अंदर होता है? लिंगवाफोन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। एक मिनट। प्रश्न नंबर 86 है, जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण तैयार किया गया यदि उसकी पूर्ति करता है तो वो कहलाएगा। तो भाई जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए उनकी वो पूर्ति करता है तो कैसा कहलाएगा? वेद परीक्षण कहलाएगा। विश्वसनीय कब कहलाएगा? जब उसके उत्तर में कोई भी परिवर्तन ना हो, हर समय उसका उत्तर एक हो। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाएगा, उसका उत्तर एक ही हो, ठीक है। और विषय परक परीक्षण ये होता नहीं है। 87 नंबर देख लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी। भाई समंकन योजना जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर ये सभी आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, CCE प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को? A1 को A+ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिलते हैं 91 से, जो 100 अंक प्राप्त करते हैं उनको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 89 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो त्रुटियों का पता तो जो है वो किसके अंदर लगाया जाता है? निदान में लगाया जाता है, ठीक है। निदान के अंदर क्या छात्रों की त्रुटियां पता लगाई जाती है, तो ये नहीं होगा। छात्रों की विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी नहीं। उपचार कर रहे हैं तो मतलब पिछड़ापन हम छात्रों को यहाँ पर दूर करें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 90 है, CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की? तो देखो 2009 में तो 9th क्लास में, और 2010 में जो है वो 10th क्लास के अंदर लागू किया था इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10-11 के अंदर। तो इसका आंसर हो गया बी। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।